जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हमने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इस फिजिकल जियोग्राफी में आज हम बेसिक जियोग्राफी देखते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं, जैसा हम जानते हैं लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, ठीक ना। आज हम अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अक्षांश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्षांश के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है इसके सभी बातों पे चर्चा की जाएगी। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातों पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे जियोग्राफी आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जियोग्राफी का मतलब कुछ भी नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जियोग्राफी का मतलब जियो है इसमें और एक है ग्राफी। और जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि हम इसमें अगर देखना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि जियो का मतलब हो जाता है इधर अर्थ। ये जियो, जो जियो हमारा सिम होता है उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जियो की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अर्थ से रिलेटेड है। जो कुछ भी पृथ्वी से हमारे संबंधित रहेगा, उससे रिलेटेड रहेगा, उससे हम लोग अर्थ से संबंधित है। और इसमें ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी जो भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं इसमें। यानी कि इसका जो मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है सिंपल सा कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन ही जियोग्राफी कहलाता है, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। यानी ये जितना भी हमारा पृथ्वी से जो कुछ भी संबंधित रहता है उसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। यानी कि जो कुछ भी, जैसे इसमें हम अगर पर्वत पठार के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें हम रहने वाले लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी चीज़ें जो है हमारी क्या कहलाएंगी, जियोग्राफी से रिलेटेड होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ या फिर जियोग्राफी कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर देखिए, जैसे कहीं भी जब हम किसी भी बात की चर्चा करते हैं, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर उसका आकार कैसा है, उसकी शेप कैसी है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि आखिर हमारे पृथ्वी की जो शेप है, इसका आकार जो है वो कैसा है। तो आइए हम इसके आकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि हम लोग देखना चाहते हैं इसका शेप जो है, एक मिनट, यदि हम इसका शेप देखना चाहेंगे, इसका आकार, तो इसका आकार भू आभ है, जिसे जियोइड कहते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में इसे हम जियोइड कहते हैं और हिंदी में इसे हम भू आभ के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसका एक ही रीज़न है। इसमें आपको हम बताते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि आखिर जो इसे जियोइड क्यों कहा जाता है। तो जियोइड कहने के पीछे इसका जो रीज़न है, इसमें यह है कि इसका आकार जब पूछा जाता है बच्चों से, तो उसमें जो है कई लोग इसका कई आकार बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गोलाकार है, कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सेब के आकार का है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम इसके देते हैं। बट हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो है वास्तविक में जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कैसा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी का जो आकार है, इसे हम लोग देखना चाहते हैं। तो एक तरीका देखिए ये है कि हम कह सकते हैं इस तरीके से गोलाकार है, जो अभी एक हम पिक्चर आपको दिखा रहे हैं ऐसा, जबकि जो है वास्तविकता में नहीं है। हमारी पृथ्वी इस आकार के जैसी है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि कहीं जो है ये पचका हुआ है, ठीक ना। जैसे अगर महासागर रहेगा, मेरियाना गर्त है जैसे प्रशांत महासागर का, तो वहाँ पे पृथ्वी धंसी हुई है। फिर अगर हम देखेंगे कहीं महाद्वीप है, कहीं अगर हम देखेंगे कोई की जैसे पर्वत है, तो उठा हुआ भाग रहेगा, जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं। तो इसमें अगर कोई हमसे पूछे कि ये किस आकार का, तो हम कह नहीं सकते कि एक गोल आकार का है, गोलाकार है या फिर त्रिभुजाकार है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि इसमें जो हमारी नोज होती है, ठीक ना, फिर हमारे जो चेहरे होते हैं, इसमें जो मुख होता है, ये सब कहीं जो है जैसे समुद्र की तरह गहरा है, फिर कहीं जो है हम देखना चाहेंगे तो वहाँ जो है नाक हमारी उठी हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका अलग अलग आकार है। ऐसा सेम आकार हमारे पृथ्वी में भी है कि कहीं जो है हम देखेंगे तो समुद्र की तरह, समुद्र जो है जो नीचे की तरफ धंसा हुआ है, फिर कहीं हम देखेंगे जो पर्वत रहते हैं तो उठे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे पठार हैं। तो इन सभी घटनाओं को देखकर हमें लगता है कि ये गोलाकार तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी जैसे पचका हुआ है, ठीक ना, ये हिस्सा, और कहीं कहीं जो है उभरा हुआ हिस्सा है, तो इसको मिलाने के लिए एक हम काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम जो नाम देते हैं इसको मिलाने के लिए, ठीक ना, इसी को हम नाम देते हैं जियोइड। ठीक, इसी को जियोइड या भूआभ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग जियोइड या भूआभ के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे चर्चा हम लोग करेंगे कि कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, बट अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें जो है कुछ आकार की। जब हम बात कर लें कि इसका आकार कैसा है, तो किसी भी चीज़ का जब हमें आकार पता चल जाता है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर चाहिए हमको, कुछ परिमाण हमारे पास होना चाहिए, जैसे हमें पता चले कि आखिर जो है किस तरीके से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक ना। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें कुछ परिमाण की ज़रूरत है, कुछ पैरामीटर की ज़रूरत है। आइए हम उनको देख लेते हैं कि आखिर किन पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो उसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसे अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अक्षांश के बारे में। तो यदि हम अक्षांश के बारे में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे अक्षांश में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि आखिर अक्षांश कहते किसे हैं। तो हमारी पृथ्वी को मान लीजिए कि हमने जियोइड आकार, बट हमें एक शेप यहाँ पे बनाना है जिसको जो है हम गोलाकार के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इसे हम देखना चाहते हैं। तो देखिए गोलाकार क्षेत्र है, एक मिनट रुकिएगा। इसमें यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा है गोलाकार जैसा हम बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही बता देते हैं। तो जैसे जब हम देखते हैं कि ये एक गोलाकार क्षेत्र में है जिसे अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो स्वरूप है वो जियोइड आकार का है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ठीक ना। ये बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम लोग नाम देते हैं अक्षांश, ठीक है ना। यानी लेटीट्यूड इसका इंग्लिश में नाम होता है। तो लेटी हुई रेखाओं को हम लोग नाम देते हैं लेटीट्यूड, ठीक ना। जितनी भी रेखाएं लेटी हुई रहती हैं उन्हीं को हम नाम दे देते हैं लेटीट्यूड या अक्षांश। देखिए इनके कई सारे नाम हैं। इन्हें जो है समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। इन्हें समांतर रेखाएं कहने का क्या रीजन है, क्योंकि ये समान अंतर पे होती हैं, एक दूसरे से एकदम समान अंतर पे होती हैं। इनके बीच में कोई ऐसी जो है दूरी नहीं रहती कि अलग दूरी हो, इनके बीच में एक समान अंतर रहता है, समान दूरी रहती है। इस कारण से हम इन्हें समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे थोड़ा सा, ठीक ना, और स्लाइड हम देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी बातें इसमें हमें जो चर्चा करना है। तो इसमें हम अक्षांश में देखने वाले हैं। अब देखिए कुछ अक्षांश और देशांतर एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि जैसे ग्रीड नाम एक दिया जाता है, ठीक ना। अक्षांश क्यों जो है हम लोग देखते हैं, तो अक्षांश से क्या होता है कि हमें एक ज्ञात होता है किसी भी स्थान की लोकेशन का कैसे जो हम पता करते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, उसके बारे में हमें जो है चर्चा यहीं से प्राप्त होती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक ग्रिड मिल रहा है, एक जाल मिल रहा है, ठीक ना। इसके बारे में अगर हमें चर्चा करना है, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एक जाल मिल रहा है, एक ग्रिड मिल रहा है, ठीक ना, इसे हम नाम देते हैं अक्षांश, ठीक ना। ये जो इस तरीके से एक लाइन गई है इसे हम अक्षांश नाम देते हैं। लेकिन जब यही लाइनें हमारी एक तरीके से जब ये लाइनें लेटी हुई रहती हैं तो इन्हें हम लेटीट्यूड या अक्षांश कहते हैं, ठीक ना। लेकिन यही लाइनें जब हमारी लंबवत हो जाती हैं तो हम लोग अक्षांश पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम नाम देते हैं अक्षांश, ठीक ना, लेटीट्यूड इन्हें कहते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये टोटल कितनी रेखाएं होती हैं, ठीक ना, और फिर कितने डिग्री पे खींची जाती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जितनी भी रेखाएं हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितने अक्षांश होते हैं, तो अनंत होते हैं। उनकी कोई जो है हम लोग ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ कितने होते हैं। क्यों ऐसा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग जब एक डिग्री के अंतर पे देखेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ इनकी हम गिनती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक तरीके से अगर पॉइंट वाइज देखें या फिर जैसे कि हाफ डिग्री पे देखें तो हम कह नहीं सकते कि कितनी रेखाएं होती है ना। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट इसका नाम देते हैं, अनंत नाम देते हैं। लेकिन यदि हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पे तो हम लोग एक एक डिग्री के अंतर पे ऐसी बहुत सारी लाइनों को खींचा है, जिसमें से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो पहले सबसे पहले हम जो देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बीच में इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची जाती है जिसे हम नाम देते हैं इक्वेटर, ठीक ना। इक्वेटर यानी कि इक्वल डिवाइडर, बीचों बीच जो बांट देता है उसे हम नाम देते हैं इक्वेटर, ठीक ना। यानी इसे इसका कई नाम है जिसे हम लोग विषुवत वृत्त भी कहते हैं,
और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच में यह खींची गई एक रेखा, इसलिए भू का मतलब पृथ्वी और मध्य से खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसे हम लोग भूमध्य रेखा और इक्वेटर भी कहते हैं, दोनों नाम इसका रहता है। 0 डिग्री मतलब कि अक्षांश भी कहते हैं, लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन इनमें जितनी भी रेखाएं खींची गई ऐसी 1-1 डिग्री के अंतर पे यदि हम देखें तो 1-1 डिग्री के अंतर पे इसमें टोटल जो लाइनें खींची गई हैं, तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ यदि हम देखना चाहेंगे तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 90 लाइनें हैं और 0 डिग्री से नीचे की तरफ भी 90 लाइनें हैं। ऊपर के क्षेत्र को जो हम नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं, ऊपर के क्षेत्र को नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के क्षेत्र को जो हम नाम देते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे हम 2 तरीके का नाम देते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसी टोटल ऊपर की तरफ 90 लाइनें हैं और नीचे की तरफ 90 लाइनें हैं। तो इन्हें जो है ऐसे आपको बता दें कि अभी यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लाइन नहीं है, एक तरीके की एक पॉइंट है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे 90 लाइनों को हम खींचते हैं, 90 अक्षांश हैं। तो इस तरीके से हम जब इसको काउंट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि टोटल 181 हो जाती हैं। बट इसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके सामने अभी हम सब कुछ फैक्ट के रूप में रखे हैं, इसको अभी हम बाद में इस स्लाइड को देखते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पे हम फैक्ट को देख लेते हैं और फैक्ट के साथ साथ हम इसको समझते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे अक्षांश। तो इसके बारे में क्या क्या आपके सामने रखा गया है। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है और इसकी संख्या अनंत है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। कुछ फैक्ट भी आपके सामने रखेंगे। गड़बड़ा यही लागत है यार, साला इतना खांसी आया था कि तो अक्षांश क्या है। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जिसकी संख्या अनंत है, ठीक ना, यानी इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो अनंत संख्याएं। सो टोटल लाइन यदि हम देखते हैं, ठीक है, यानी टोटल अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 19 अक्षांश यानी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक ना। अभी रेखाएं हम बता रहे हैं बट उनके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि विषुवत रेखा सहित, ठीक ना, यानी अगर हम लोग विषुवत रेखा को जोड़ के देखेंगे तो 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश हैं, ठीक ना। रेखाएं यहाँ पे ना कहेंगे हम लोग, ठीक ना, इसको हटा ही देते हैं, इसको हम रेखा नहीं कहेंगे, केवल अक्षांश है। 181 अक्षांश है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन अभी आपको हम बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या, ठीक ना, 179 है और कुल अक्षांशी रेखाओं की संख्या भी 179 होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुल अक्षांश 181 है 1 डिग्री के अंतराल पे, लेकिन जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक ना, इसको हम आपको दिखाते हैं स्लाइड में। तो जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक ना, उसको यदि हम देखना चाहते हैं तो उसके बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो जो 90 डिग्री का हमारा ये अक्षांश है, इस स्लाइड में आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक। यहाँ पे यदि हम देखना चाहें इसमें तो टोटल जो हमारे अक्षांशों की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर की तरफ अक्षांश हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, जिसे हम नॉर्थ पोल या दक्षिणी उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, ठीक ना। कलर चेंज करते हैं इसका, जिसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक केवल एक पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी रेखा नहीं है, केवल एक पॉइंट है। और जो भी पॉइंट होता है, पॉइंट कभी भी एक रेखा और एक वृत्त नहीं बनाता। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं कि टोटल अक्षांश की संख्या 181 है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या या फिर टोटल अगर हम वृत्तों की संख्या देखें तो वो टोटल 181 ना होकर 179 हो जाती हैं। जो डाटा हमने आपके सामने रखा है
वो एग्जैक्ट डाटा है, ठीक ना, यानी कि उतने ही अक्षांश हमारे सामने रहते हैं। लेकिन अक्षांश रेखाएं और अक्षांश वृत्तों की यदि हम लोग बात करते हैं तो 181 में से -2 करने के बाद 179 हम बताते हैं इनके बारे में। यदि हम अक्षांश की बात करें तो इसके बारे में और जो हमारे पास डाटा के साथ साथ हम देखेंगे कि ये टोटल 181 के साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 ऐसे अक्षांश और रहते हैं जिनके बारे में 1 डिग्री के अंतराल के अलावा भी हम इनको पढ़ते हैं और पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम 5 रेखाओं की बात करेंगे। उन 5 रेखाओं पे पहले नंबर पे आता है विषुवत रेखा, ठीक ना, वो उसमें हम उसको जोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा 4 रहते हैं। तो विषुवत रेखा को तो हम उसी में ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। लेकिन इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो 4 रेखाएं हैं ऐसी जिनके बारे में अगर हम, तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और जो लास्ट में हमारा रहता है दक्षिणी गोलार्ध में, जिसे हम नाम देते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने हमारे पास जो है रेखाएं हैं और उनमें से 4 रेखाएं ऐसी हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। उनके बारे में आपको हम दिखा देते हैं और बता देते हैं आप लोगों को। तो पहली जो हमारी रेखा रहती है जिसमें हम जिसे नाम देते हैं 0 डिग्री, ठीक ना, यानी 0 डिग्री जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री की जो हमारी उत्तर में एक रेखा होता है, एक रेखा होती है जिसे हम नाम देते हैं कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद हम देखते हैं तो एक दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है जिसे हम नाम देते हैं मकर रेखा। यदि इंग्लिश में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे यदि हम लोग देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसी के साथ 66.5 डिग्री की एक रेखा होती है, ठीक ना, जिसे जो कि उत्तरी गोलार्ध में ही होती है, जिसे हम आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री की रेखा एक दक्षिण में होती है जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं या फिर अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे हमारा साउथ पोल है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यह एक तरीके का केवल क्या है, पॉइंट है, और ये भी एक तरीके का पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से इसे हम नाम देते हैं कि ये क्या है कि एक तरीके का हमारा अक्षांश ना हो के, मतलब अक्षांश रेखा ना हो करके केवल एक अक्षांश है, अक्षांशीय बिंदु है। इसे हम अक्षांशीय रेखा या अक्षांशीय वृत्त नाम नहीं देते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो इसी में जो हमारे पास डाटा है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा क्या है, तो विषुवत रेखा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। इसी के साथ साथ ये क्या होती है कि एक तरीके से यह एक काल्पनिक रेखा ये भी है, ठीक ना, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और पश्चिम से पूर्व की ओर एक खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, यानी ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच में खींचे जाने वाली यह एक रेखा है और इसे हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके अलग अलग नाम है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी का आधा भाग जो रहता है, यानी कि ये जो ऊपर का भाग रहता है, इस पृथ्वी में जो ऊपर का भाग रहता है इसे हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग जो रहता है दक्षिण की तरफ इसे हम नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मैप में हमेशा ऊपर और नीचे के क्षेत्र को नीचे की तरफ हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं और ऊपर की तरफ हम जो है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इसी कारण से ऊपर की तरफ जो उत्तर है इसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ हम इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। फिर यदि हम लोग आगे की बात करें तो इसमें कुछ कटिबंध होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ जोन होते हैं जिनका हम नाम देते हैं। तो इसे हम यदि देखना चाहें तो जैसे आपको बता दें कि ऐसे कई कटिबंधों में जो पहला आता है, कटिबंध का क्या मतलब होता है कि क्षेत्र, जोन लिखा जाता है इंग्लिश में लेकिन इसका मतलब होता है क्षेत्र। कर्क रेखा, ठीक ना, हमने विषुवत रेखा के बारे में देखा, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक ना, ये 2 क्षेत्र, यहाँ पे जो ये क्षेत्र दिख रहा है हमें, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र, यहाँ पे सूर्य लंबवत जो है कभी ना कभी ये पड़ता है, यानी सूर्य की जो किरण होती है वो लंबवत कभी ना कभी यहाँ पे पड़ती है, साल में एक बार। जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा यहाँ पे एक एक बार, इसके मध्य क्षेत्र में 2-2 बार जो है वहाँ पे पहुँचती है सूर्य की किरणें। तो इस क्षेत्र में हमेशा यह क्षेत्र गर्म रहता है, और गर्म को हम लोग उष्ण कहते हैं और क्षेत्र को कटिबंध, तो इस कारण से इसे हम लोग उष्ण कटिबंध नाम देते हैं।
यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, तो इसलिए हम इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी के बाद यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि वर्ष में ऐसा हमेशा होता है कि एक बार जरूर ही सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के मध्य में, यानी कि जो 23.5 से अगर हम देखें कर्क रेखा से लेकर जो हमारी आर्कटिक वृत्त है, ठीक ना, वहां तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को यदि हम देखना चाहें, ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये पूरा क्षेत्र, और नीचे की तरफ ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ के बल्कि जो है यहाँ पे तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें, तो इसलिए यहाँ पे कुछ गर्म क्षेत्र रहता है और कुछ ठंडा क्षेत्र रहता है। इस कारण से हम इसे गर्म और ठंडा दोनों मिला देने के कारण इसे हम शीतोष्ण नाम देते हैं। हम कहते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में 23.5 से 66 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध नाम देते हैं, यानी कि इसे हम लोग आधा गर्म और आधा ठंडा होने के कारण इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का क्षेत्र, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बात हम कर रहे हैं जो हमारा अब ये क्षेत्र बचता है 66.5 से लेकर 90 डिग्री के मध्य का क्षेत्र, इसे हम नाम देते हैं, ये पूरा ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, तो इसे हम लोग नाम देते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, या फिर जो है इसे यदि हम लोग देखना चाहें तो पोलर जोन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र या फिर जो है इसी का नाम जो हम लोग देते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि पोलर जोन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी पूरी बात जो है जो अक्षांश के बारे में है। बाकी अभी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है बोलने में, ठीक, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड भी देखेंगे और इससे जो जुड़ा हुआ हमारा टाइम कॉन्सेप्ट भी होता है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें दिख रही है, प्रॉब्लम यही कि थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है इसलिए जो है दिक्कत हो रही है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद।